नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें आपके कोर्स में जो बीए पार्ट फर्स्ट है उसमें समांतर माध्य, मध्यक और बहुलक हैं, या यूँ कहें सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत हम समांतर माध्य, मध्यक और बहुलक पढ़ेंगे। यानी कि मैंने बताया कि समांतर माध्य, मध्यक और बहुलक किसे कहते हैं और कैसे निकालते हैं और इनका अर्थशास्त्र में क्या यूज है। मुख्य रूप से इसीलिए हम अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को पढ़ते हैं। मैंने बताया आपको कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है या जो सांख्यिकी के पार्ट हैं, स्टैटिक्स एक तरह से हम बोलते हैं उसको, यानी कि आंकड़ों के द्वारा आर्थिक समस्याओं को प्रस्तुत करना एवं उनके लिए समाधान ज्ञात करना। तो इसी कड़ी में समांतर माध्य जो हम पढ़ रहे थे, मैंने पिछले व्याख्यान में आपको डिटेल से बताया था कि समांतर माध्य के अंतर्गत हम किस प्रकार से एक समूह के आंकड़ों का ऑब्जर्वेशन करते हैं या उनके बारे में अपनी राय प्रस्तुत करते हैं एवरेज के माध्यम से। तो इसी संदर्भ में मैंने बताया आपको जो डेटा है, जो आंकड़े हैं या जो हमको वैल्यूज दिए हुए हैं, जो हमको मूल्य दिए हुए हैं, वो मूल्य चाहे समांतर माध्य हो, चाहे मध्यक हो, चाहे बहुलक होता रखे, तीनों के लिए कॉमन चीज है। तीनों में तीन अलग अलग श्रेणियों में दिए हुए होते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले व्याख्यान में, हमने दो श्रेणियों का अध्ययन किया था, व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी। ठीक है, और दोनों के अंतर्गत किस प्रकार से समांतर माध्य निकालता है। ध्यान रखिए, जो ये हम श्रेणी पढ़ रहे हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी, तीनों श्रेणियां हम मध्य का और बहुलक के अंतर्गत भी सेम पढ़ेंगे। वहां भी सेम इसी तरह के सवाल आपको दिए हुए होंगे, सेम आपको आंकड़े दिए हुए होंगे। तो इसलिए जो श्रेणी वाली बात है, ध्यान रखिए, ये तीनों में समान रूप से लागू होगी। इसलिए हम एक एक सवाल इनका हल करके एक श्रेणी में, फिर जब लास्ट में हम समांतर माध्य, मध्यक, बहुलक पढ़ेंगे, फिर लास्ट में कॉमन सवाल हल करेंगे कि कंटिन्यूअस सीरीज का एक सवाल, उसी में समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, उसी में मध्यक ज्ञात करेंगे, उसी में बहुलक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसी संदर्भ में अब हम देखते हैं सतत श्रेणी किसे कहते हैं। पहली बात तो ये, उदाहरण कि आपको जो सवाल आएंगे वो भी बताता हूँ आपको मैं। सवाल जो आएंगे, बड़े सवाल किस तरह से आएंगे, ठीक है, और उसमें से सतत श्रेणी जो है हमारी, यानी कि इसमें भी किस प्रकार से जो हमारे मूल्य हैं या श्रेणी की आकृति किस किस तरह से दी हुई हो सकती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मूल्य से अधिक के रूप में दिए हुए हैं, से कम दिए हुए हैं, गैप दिया हुआ है बीच में, ठीक है, या असमान वर्गांतर दिया हुआ है। तो उस स्थिति में हम कैसे ज्ञात करते हैं, इनका भी अपना अध्ययन करेंगे ध्यान रखिए डिटेल से। आप मेरे एक एक व्याख्यान है जो बिल्कुल बारीकी से आप समझते जाइए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मीन बोर्ड मीडियम में हम तमाम तरह के जो सवाल हैं, व्यक्तिगत श्रेणी के, खंडित श्रेणी के, सतत श्रेणी के सिंपल सवाल हल करेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो मैंने बताया आपको सतत श्रेणी जो अलग अलग रूप से भिन्न वर्गांतर के रूप में या वैल्यूज कैसे कैसे दी हुई हो सकती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे अज्ञात आवर्ती, अगर मान लीजिए आपको दी हुई है किसी में और मध्य कार्य बहुलक को ज्ञात करवाए तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। और हम ये पढ़ेंगे कि समांतर माध्य, मध्यक और बहुलक में से कोई दो की वैल्यू दी हुई है तो हम तीसरे की वैल्यू कैसे निकालते हैं। खैर, तो इन तमाम चीज़ों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो एक श्रेणी मैंने लिख ली है, ठीक है, यानी कि कोई भी श्रेणी आप कैसे भी ले सकते हैं। मैंने कहा सतत श्रेणी जो है उसमें मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम तक कहीं कोई गैप नहीं आता है। बिल्कुल सिंपल रखें। मैंने कहा कि आगे हम इजी टू हार्ड चलेंगे, आगे हम कठिन भी पढ़ेंगे। तो यह एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं बिल्कुल, जिसमें ध्यान रखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सतत श्रेणी जो हमारी है, यानी कि कंटिन्यूअस सीरीज जो हमारी है सतत श्रेणी, ठीक है, यानी कि इसका मूल्य मुख्य क्या है कि जो न्यूनतम मूल्य है हमारा, जो हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं कि हमने जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट हो, ये 10 से 20 से भी स्टार्ट हो सकता है, 20 से 30 से भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा मिनिमम मूल्य है, न्यूनतम मूल्य है, ध्यान रखिए, और जो मैक्सिमम मूल्य है, उनके बीच में कहीं कोई गैप नहीं होता है, उससे ही हम सतत श्रेणी कहते हैं। तो मैंने अभी बताया आपको कि यदि असमान वर्गांतर गैप दे दे कहीं मान लीजिए तो हम क्या करेंगे, वर्गांतर असमान दे दे तो हम क्या करेंगे, ठीक है। खैर, से अधिक मूल्य दिया हुआ है, से कम दिया हुआ है, खैर डिटेल्स चाहिए तो हम क्या करेंगे। खैर, उससे पहले हम देखते हैं ये जो हमको ये श्रेणी दी हुई है, ध्यान रखिए, इस श्रेणी के अंतर्गत मैंने कहा कि कहीं वो गैप नहीं होना चाहिए। देख लीजिए 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, कहीं कोई गैप दिया हुआ नहीं है शुरू से आखिर तक। और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखें, ये हमारी आवृत्ति है। ध्यान रखिए यहाँ पर खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में अंतर क्या है। जहाँ पर हमने खंडित श्रेणी देखी थी और खंडित श्रेणी में क्या देखा था, या एक्स देखा था, या हमने एफ देखा था, या एक्स जैसा हमने 4, 5, 6, 7 लिख दिया, या 4, 7, 2, 1, कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। हमने इस तरह का अध्ययन किया था खंडित श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो वैसी है, लेकिन यहाँ श्रेणी कंटिन्यूस में दी हुई है, तो इसलिए हम यहाँ पर ध्यान रखिए, पहले समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं इसका अलग फॉर्मूला है। ठीक है, खैर, तो सबसे पहले मैंने कहा कि हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। हमारा समांतर माध्य का जो फॉर्मूला था x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n था, सिग्मा x अपॉन n था खंडित श्रेणी के अंतर्गत, सॉरी व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत, खंडित में f रखा था, खंडित श्रेणी के अंतर्गत रहेगा सिग्मा x अपॉन n। ठीक, उसके बाद में जब हमारे पास खंडित श्रेणी थी तो हमने क्या किया था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन कर दिया था, क्योंकि जो x था उसको f से मल्टीप्लाई करती बात हुई थी, और n का भाग दे दिया, यहाँ पर n इज इक्वल टू सिग्मा एफ से था। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिए, इसके बाद ये हमारा जो फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ध्यान रखिए यही फॉर्मूला कॉमन फॉर्मूला है जो सतत श्रेणी में भी लागू होता है। ये हमारा ये रहा। ठीक है, सिग्मा अब यहाँ पर यानी कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, एक्स तो इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एक्स ज्ञात करने के लिए उसका मध्य मूल्य ले लेंगे, मिड वैल्यूएशन करते हैं, 20 का मूल्य ले लेंगे। ठीक है, वर्गांतर समान होगा, 20 का मूल्य, इसका 20 का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो इसका होगा कितना, 5, 15, 25, 35 और ये 45, ये हमारा मिड वैल्यू हो गया, और ये हमारा एफ हो गया। ध्यान रखिए, और इस फॉर्मूले के आधार पर, हमारा ये फॉर्मूला है, इसके आधार पर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन हो गया, यानी कि इस एफ को एक्स से गुणा कर दिया, और तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन हो गया, जोड़ कर दिया, सिग्मा एफ एक्स बराबर हो गया, और ये एफ बराबर सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन हमारा जो होता है, इस एफ को गुणा कर दिया। ठीक है, जैसे 5 को 2 से गुणा, 5 दूना 10, इस तरह से गुणा कर देंगे, सर आ जाएगा। अब ध्यान रखिए इसके बाद में इसकी लघु रीति और है हमारे पास, यानी कि शॉर्टकट मेथड इसे हम कहते हैं। ये तो डायरेक्ट मेथड एक तरह से हमारे पास, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि एक हमारी होगी इनडायरेक्ट मेथड, या उसे हम कहते हैं लघु रीति, यानी शॉर्टकट मेथड हम कहते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार बराबर ए एक्स प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, यानी कि एक ये और ए एक्स का मतलब क्या है, यानी यहाँ पर ए एक्स एज्यूम अर्थमेटिक मीन, यानी कि कल्पित समांतर माध्य। इसका मतलब क्या है, यानी कि इसका मतलब यह है कि हम कल्पित समांतर माध्य मानकर ये मूल्य में से कोई सा भी एक कल्पित समांतर माध्य मान लेंगे कल्पना के आधार पर। ठीक है, और उससे हम इसको सोल्व कर लेंगे तो वो यानी कि कैलकुलेशन और भी आसान हो जाता है। ठीक है, और एक हमारा आएगी लास्ट की पद विचलन रीति से हम कहते हैं, पद विचलन रीति, यानी कि ये रीति जो है इससे और भी सरल हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, अंतर कुछ नहीं ध्यान रखिए आप, उत्तर ध्यान रखिए, उत्तर सब में सेम आएगा, नोट कीजिए उत्तर सब में सेम आएगा, और ये आएगा एक्स बार बराबर ए एक्स प्लस सिग्मा एफ डी डैश कर देते हैं ऊपर एक्स अपॉन एन इंटू आई। ये आई क्या है, ध्यान रखिए आई का मतलब है क्लास इंटरवल, आई मानी वर्गांतर, क्लास इंटरवल, यानी कि वर्गांतर समान होता है। जैसे यहाँ पे कितने का है, 10 का, 0 से 10 का, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, शून्य से आकर 10 का वर्गांतर है। ठीक है, 10 का अंतर है, तो ये हमारा वर्गांतर है, याद रखिए। और इसमें इस विधि में कोई अंतर नहीं, याद रखिए यहाँ पर क्या है कि
इसको आई से मल्टीप्लाई कर, आई को भाग दे देंगे, आई लास्ट में आई से गुणा कर देंगे, बात हुई है। ठीक है, आई का भाग दे देंगे, लास्ट में गुणा कर देंगे। यानी कि चाहे कोई से भी विधि हो, सभी विधि से उत्तर समान आएगा। ठीक है, हम सपोज कीजिए कोई सी विधि कर लीजिए, हम इस विधि से सोल्व कर रहे पहले। ये हमारी विधि है एक्स वाई बराबर ए एक्स प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ठीक है, ध्यान रखिए इसके अंतर्गत यहाँ तक तो कोई कॉमन चीज, मैंने कहा कि जिस विधि से हम सोल्व करें वो उसका फॉर्मूला हम लिख लेंगे। जिस विधि से हम सोल्व करेंगे यानी कि उसका हम जो फॉर्मूला है वो हम लिख लेंगे। उस फॉर्मूले से क्या होगा कि हमको आसानी होगी कि हमको क्या क्या चीज़ हमको ज्ञात करनी है। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने फॉर्मूला हमको लिखा नहीं और यहाँ आप निकाल लिया, एफ एक्स निकाल रहे हो, एफ डी एक्स निकाल रहे हो, डी डी एक्स निकाल रहे हो, पता नहीं पड़ रहा कौन सी वैल्यू हमको चाहिए, फालतू क्यों निकालें। इसलिए हम फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूले के अंतर्गत जो जो वैल्यू हमको ज्ञात करनी है बस सिर्फ वही हम निकालेंगे। ये भी छोड़ देता हूँ क्योंकि इससे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि इस विधि से हम निकालते हैं, लघु विधि से हम बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला है एक्स बार। ठीक है, यानी कि हम इसका फॉर्मूला है एक्स बार बराबर ए एक्स, का मतलब है कल्पित माध्य। ठीक है, और मैंने आपको पहले पिछले व्याख्यान बताया था, अभी बता रहा हूँ, कल्पित माध्य जो हम लेंगे ध्यान रखिए वो मूल्यों में से लेंगे, वैल्यूज में लेंगे, न कि हम फ्रीक्वेंसी में से। फ्रीक्वेंसी तो उसकी रिपीटेशन है, इसलिए जो हमारा मूल्य है वो उत्तर आएगा जो मूल्यों में से आएगा, मूल्यों के बीच में से आएगा। इसलिए जो हम कल्पित माध्य कुछ भी मान लेंगे, कल्पित माध्य ध्यान रखिए उसको हम बीच में से लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्स जो हमारा है। ठीक है, कल्पित माध्य होगा, और ध्यान रखिए कोशिश आप कीजिए बीच का मूल्य लें जिससे प्लस माइनस करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डी एक्स, यानी कि इससे निकालेंगे हम, तो एक्स तो हम हमारे पास हो ही गया कल्पित माध्य, एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये डी एक्स को एफ से गुणा करेंगे फिर टोटल करेंगे, तो डी एक्स यानी कि यहाँ लिख देता हूँ मैं डी एक्स। ठीक है, और डी एक्स क्या है, एक्स माइनस ए एक्स, मूल्यों में से कल्पित माध्य घटाते जाएंगे। और ध्यान रखिए हमने ए एक्स क्या मान लिया, मैंने कहा कि कोई भी आप 20 का मूल्य इसमें मान लीजिए, 1 2 3 4 5, हम 25 मान लेते हैं, ठीक रहेगा, आधे प्लस आधे माइनस हो जाएंगे, कैलकुलेशन में आसानी रहती है। ठीक है, तो यहाँ हमने एक्स मान लिया 25, कल्पित माध्य 25 मान लिया। ठीक है, तो हम डी एक्स निकालिए पहले, ये डी एक्स का मतलब क्या है, एक्स माइनस ए। ठीक है, यानी कि ये ध्यान रखिए एक्स रहा, ये हमारा ए रहा, 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25, 45 माइनस 25, कितना कितना आ गया, ये तो हमारा आ गया -20 माइनस 10, 0 प्लस 10 और प्लस 20। ठीक है, ये हमारा कल्पित माध्य आ गया, 20 का ले लिया ना 25। ठीक है, तो ये तो -10 माइनस 20 प्लस 10 प्लस 20 हो गया, यानी ये हमारा क्या हो गया, यानी ये हमारा हो गया डी एक्स। अब इसको एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एफ डी एक्स, इसको हम एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तब वो हमारा हो जाएगा एफ डी एक्स। एफ से करो -40 -50 0, ठीक है, इधर प्लस के यानी कि 20 को एफ डी एक्स को 20 को 2 से गुणा किया, -40, 10 को किया -50, 0 को 9 से किया 0, 10 को हमने 11 से किया, प्लस का इतना होगा 110, 11 दाएं का 110, और 12 को इससे किया 20 से, प्लस में 12 गुना 24 240 प्लस में हो गया, तो ये आ गया सिग्मा एफ डी एक्स, टोटल सिग्मा एफ डी एक्स आ गया 240 90 और 20 हो गया 260 हो गया प्लस में। ठीक है, तो 90 हो गए, इसमें से घटा देंगे 20 बच गया, तो 40 और 20 तो 60 हो गया सिग्मा एफ डी एक्स। ठीक है, तो अब इसके आधार पर हम ज्ञात कर लेंगे एक्स बार बराबर एक्स कितना था बड़ा 25 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स कितना है 260 बटे एन, हाँ ये 12 23 23 9
32, 32 पाँच 37, 39, 2 3 2 3 12, 14 5 इसको को 1 2 3 39, ठीक है 39 हो गए ये हमारे। और x बार बराबर है कि 25 को लास्ट में हम जोड़ते या घटाते हैं, यहाँ प्लस में होगा तो ये 39 का इसमें भाग देंगे हम, ठीक है। 40 का भाग हम 260 में देंगे, 4 पंजो 20, 4 पंजो 20 का मतलब क्या है 200, 4 की 24, 6 में देंगे 2 की 14 से लगी 5 36 18 5 6.26 बच गई, तो वापस जीरो उतारेंगे तो उतना ही आ गया 6.6 हो गया, 6.6 हो गया, ठीक है ठीक है। ध्यान रखिए अब हमारी जो दूसरी विधि है डी डेक्स बाय, मैंने कहा कि ये विधि सबसे आसान है, इजी है। इजी क्यों है, इसमें हम आई से यहीं पर इसमें आई का भाग दे देंगे, डी डैश एक्स कर देंगे, ठीक है। तो इसमें भाग देंगे अपन आई का वर्ग अंदर, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये रहेगा -2 -1 0 +1 +2 हो गया कैलकुलेशन, वो आसान हो गया। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ गया, ये आ गया 2 का 5 2 4 आ जाएगा, -4 -5 0 +11 +24, क्योंकि 12 2 24 है, तो कुल मिला के ये हमारा इसको मिला देता हूँ सिग्मा एफ डी डैश एक्स इक्वल टू 4 9 2 26 हो गया 26, लेकिन वो आ जाए तो इसका एक्स बार बराबर 25 + 26 बटे 39 गुणा 10 बराबर ये आ गया 26 को 39, ठीक है। तो वो उत्तर आ जाएगा 31.6। अंतर क्या है कि यहाँ रखिए 260, ये 10 से हमने भाग दे दिया, लास्ट मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब हो जाएगा, ठीक है। दोनों विधि हो गई। अच्छा तीसरी जो हमने पहली विधि थी सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन वाली, एफ एक्स से मल्टीप्लाई करो 10 हो गया 15 5 75 25 35 350 350 और 35 385 और 45 450 500 340, ठीक है। टोटल कर लीजिए सिग्मा एफ एक्स का 5 है 5 10 15 5 का 80 1 2 7 9 2 11 13 19 23 होगी 2 तो 4 3 7 1235 39 3 7 को 2 9 2 11, ठीक है। 6 बच गए, अगले 5 65 हो गए, अगले 5 39 एकम 39, ठीक है। 6 तो 26 बच गए, ठीक है। 26 कौन सा उतार लिया, फिर उतार लिया, ठीक है। 6 बार चला जाएगा, यानी कि 31.6 जो हमारा पहला फॉर्मूला था, जान के ये तो सिग्मा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यानी कि सिंपल फॉर्मूला जो हमारा पहला
मैंने कहा कि इसका अंतर क्या है, इसका कैलकुलेशन देख लीजिए, थोड़ा सा देखो आसान है, प्लस माइनस 0 26 ही है। इसका थोड़ा कठिन है, देख लीजिए, कठिन मतलब तो बड़ा कैलकुलेशन, जैसे एफ 10 किया 75 आ गया, 25 385 540, तो हमने भाग दिया तो बड़ा आया 1235 में 39 का भाग दिया, यानी कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है। बाकी उत्तर मैंने कहा सेम आएगा, ठीक है, एक्स बार बराबर 1235 इसका टोटल था, एक्स एफ एक्स अपॉन एन 39 ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष विधि से किया, ठीक है, और ये हमारी लघु विधि से, ये पद विचरण विधि से, वो 31 तीनों में उत्तर सेम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं, उत्तर सेम आएगा। खैर, तो बाकी ये जो विधि है नीचे वाली विधि जो इजी है थोड़ी सी, अर्थात में हम आई का भाग दे देते हैं, आई का भाग देने से कैलकुलेशन छोटा हो जाता है, जाने कि अंतर कुछ नहीं है, ये विधि जो है अंतर कुछ नहीं है, कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। तो जाना कि इस प्रकार से हम समांतर माध्य निकालते हैं एक सतत सरणी का। मैंने आपको सिंपल एक जान रखिए जितना सरल हो सकता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैंने कहा आगे हम कठिन एग्जाम्पल लेंगे इसके, जहाँ जिसमें अज्ञात आवर्ती का भी लेंगे, फ्रीक्वेंसी गायब रहेगी, हम इसका ये विभिन्न वर्गांतर में लेंगे, जिसमें वर्गांतर समान नहीं हो तो हम क्या करेंगे, गैप हो बीच में तो हम क्या करेंगे, ठीक है, वैल्यू अलग तरीके से दी हुई है, जैसे 100 से अधिक 100 से कम, 90 से कम, 80 से कम, 70 से कम, या 0 से अधिक 20, 10 से अधिक 20 से अधिक, इस तरह से अलग डिफरेंट वर्गांतर में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे। यानी कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हम आगे बताएंगे कि किस प्रकार से हम उनको समान वर्गांतर में जमा कर कैसे ज्ञात करते हैं, समांतर माध्य हो चाहे मध्य को, चाहे बहुलक को, ध्यान रखिए, बार बार कह रहा हूँ मैं। तो ये इस तरह से, लेकिन कॉमन जो फॉर्मूला है उसका ये, इस तरह हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं तीनों विधियों से, तीनों से हमारा समान उत्तर आएगा, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और इसका सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, इसका सिग्मा एफ डी डैश, ऐसा नहीं है, डी डैश कर दिया, ये कर दिया एफ डी डैश, इसका टोटल क्या है, यानी टोटल कर लेंगे सिग्मा हो जाएगा, इसे डी एक्स का टोटल सिग्मा डी एक्स, एफ एक्स का टोटल सिग्मा एफ एक्स, इस प्रकार से हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ये फॉर्मूले, ये हमारा समांतर माध्य है इसमें, ठीक है, थैंक यू।